हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक। आज पूरी कोशिश करेंगे कि डी ब्लॉक को ख़त्म कर लिया जाए एटलीस्ट। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 डी से 10, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाएगा, 1 से 10 तक जाएगा। और ns2 यानी s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम ले लिया, 21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब इसको मैं रीअरेंज करूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो देखा जाए अगर n-1, यहाँ n की वैल्यू क्या है, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 माइनस में से 1 करेंगे तो डी वाला ऑर्बिटल 3 ऐसा आ जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, आपको याद होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में जो डी ब्लॉक को पढ़ना है वो 4 सीरीज़ में बटा हुआ है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D। हालांकि ये दोनों सीरीज़ के बारे में डिटेल अभी बात करना है क्योंकि इसी से बनेगा क्या, हमारा एफ ब्लॉक बनेगा। थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है उस पर FD सीरीज़ का ज़्यादा जिक्र करेंगे। हालांकि 6D सीरीज़ के बारे में इस लेक्चर में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, इन दोनों को एफ ब्लॉक में पढ़ना है। हालांकि डी ब्लॉक में ये दो मेजर चीज़ें हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, और 5D में जो चीज़ें आएंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग का सीरीज़ है वो है 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ में 21 से लेकर 30 तक आता है और इसमें जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होते हैं, क्रोमियम होता है और कॉपर्स होते हैं। जिसमें हम अगर ध्यान दें तो 4s, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 3D है। तो 3D में 5 बन जाता है, यानी हाफ फील्ड भरता है, ये पूरी तरह से हाफ फील्ड हो जाता है पूरे कम्प्लीटली। यानी अगर डी ऑर्बिटल्स है तो जैसे कि हम देख रह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये पूरा का 5 भर जाता है और एस ऑर्बिटल में 1 रह जाता है। और यहाँ कॉपर में अगर देखा जाए तो कॉपर में क्या होता है कि अगर हम भरेंगे तो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाती है 1 2 3 4 6 7 8 9 10, इसमें 10 में 10 पूरे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं और एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये कॉपर और क्रोमियम एक तरीके से क्या होते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। यहाँ अगर 4D सीरीज़ देखा जाए तो 4D सीरीज़ में मोलिब्डेनम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम और रुथेनियम भी रहता है और रोडियम और पैलेडियम भी रहता है और सिल्वर। ये पूरे के पूरे जो 6 हैं वो 6 के 6 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 4s में एक इलेक्ट्रॉन देना है और यहाँ हम लोग को 0 और 1 देना है। यहाँ जो होता है 1 और 8 का क्या चलता है, 8 चलेगा और ये 0 10 चलेगा, 1 10 चलेगा, यहाँ 0 होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए 5D सीरीज़। 5D सीरीज़ में क्या है, 57, यहाँ बहुत याद करने वाली ज़रूरी है क्योंकि 57 के बाद तुरंत 72 आ जा रहा है। तो हमको ध्यान देना को इसके बीच में 58 से 71 तक एफ ब्लॉक में चला जाता है, जैसे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन होता है। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, हालांकि इतना चीज़ें एफ ब्लॉक में पढ़ना है। तो 57 फिर 72 आ जाता है और ये चलता है 80 तक, यानी मरकरी तक चलता है, जिसमें से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम और गोल्ड का होता है। जो 6s में, ध्यान दीजिए 6s में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5D में 9 होता है और यहाँ पर 10 होता है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की, तो उसमें 3D सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो हमको नज़र आएगा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ पर आमतौर पर इलेक्ट्रॉन का एट्रैक्शन, यहाँ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ही रहा था। लेकिन इसमें आमतौर पर अगर ट्रेंड बात किया जाए तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली एटॉमिक रेडियाई घटती है और कॉन्ट्रैक्शन के होने के कारण या एट्रैक्शन डोमिनेंट होने के कारण या फिर जेब यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, या यूँ कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होने के कारण साइज़ घटती जाती है। लेकिन एक्सेप्शनल अगर देखा जाए तो एक्सेप्शनल में आयरन, कोबाल्ट और निकल की एटॉमिक रेडियाई जो है, जो साइज़ है वो अपने आप में सिमिलर होती है, सेम होती है।
क्योंकि एट्रैक्शन और रिपल्सन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, या फिर हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम हो जाता है, इसे भी कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के बेस पर। और आगे में जो कॉपर्स और जिंक में अगर देखा जाए तो रिपल्सन डोमिनेंट हो जाता है, जिनकी साइज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ साइज़ घटती हुई न जाती है, यहाँ इक्वल हो जाती है, यहाँ बढ़ जाती है। साइज़ अगर 3D और 4D और 5D में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें 3D सीरीज़ सबसे छोटी साइज़ रखती है। 4D और 5D सीरीज़ जो है अपने साइज़ में इक्वल रहती है। रीज़न अगर पूछेगा तो बताइएगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि इसमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4F आ जाता है। और हम जानते हैं कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन जब आगे बढ़ते हैं तो उनके वजह से बीच में गैपिंग होती है, तो साइज़ अपने आप में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जैसे एग्जांपल अगर देखें, स्कैंडियम, वेनेडियम, यट्रियम और लेंथेनियम देखा जाए तो रेगुलर ऑर्डर फॉलो करता है, टॉप से बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा, जैसा कि दिख रहा है स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, उसके बाद लेंथेनियम। लेकिन अगर वहीं जब हम जिक्र करते हैं किसकी, टाइटेनियम की बात करते हैं, ज़र्कोनियम की बात करते हैं, हैफियम की बात करते हैं, तो हमको इसको ट्रेंड को उसी तरह फॉलो करना है कि टॉप से बॉटम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होती है, ये अपने आप में ऑर्डर बदल जाता है। यहाँ पर टाइटेनियम, ज़र्कोनियम और हैफियम की साइज़ में इन दोनों की साइज़ इक्वल हो जाती है और इसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो और इसी तरह ये ट्रेंड फॉलो करता जाएगा, बस इसको छोड़कर बाकी सब ट्रेंड वैसे ही फॉलो करेगा। आमतौर पर 4D और 4D सीरीज़ में हो ही रहा है, 5D सीरीज़ में होता है, और 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ में आगे बढ़ता जाता है। तो 3D, 4D और 5D सीरीज़ में कंपैरिजन करेंगे तो 4D और 5D की क्या होगी, अपने आप में साइज़ इक्वल होगी और इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी, जैसे कि ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में अगर ट्रेंड देखा जाए आमतौर पर, तो अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है अपने आप में बढ़ती है, और वहीं टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। यहाँ भी वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बट कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे अगर ध्यान दिया जाए तो स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो नॉर्मल लिखा गया है। लेकिन यहाँ देखिए स्कैंडियम है, वेनेडियम है, यहाँ क्या किया गया है कि क्रोमियम के बाद कर दिया गया है इसे। देखिए वेनेडियम, क्रोमियम के बाद टाइटेनियम आ गया। मैग्नीज है और इस आयरन को उठा के कहाँ रख दिया गया, कोबाल्ट के आगे रख दिया गया। और अगर देखा जाए निकल को, तो निकल को कॉपर के आगे रखा गया, कॉपर से पहले। तो स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, ऐसे बढ़ते हुए नजर आएगा। कुछ चीज़ें अपने आप में इधर उधर हुई हैं, जिसमें आयरन को हम लोगों ने क्या कर दिया, जिंक के जस्ट पास में भेज दिया है। अगर हम लोग 5D सीरीज़ और 4D और 3D सीरीज़ में कंपैरिजन करें तो हमको दिखेगा कि 5D सीरीज़ की सबसे छोटी, या फिर ये कह सकते हैं अपने आप में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। उससे ज़्यादा 3D सीरीज़ की सबसे कम जो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है 4D सीरीज़ की। पूछेगा रीज़न तो बताइएगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, जिसमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। आपको पुअर स्क्रीनिंग समझ में आना चाहिए। कोई भी शेल है, ये इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देते हैं, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरीके से अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी की डेंसिटी। तो डेंसिटी देखा जाए तो हम लोग की जो ट्रेंड आएगा वो स्कैंडियम की सबसे कम, उससे ज़्यादा टाइटेनियम, वेनेडियम, और यहाँ पर जिंक आ जाएगा। आप याद रखिए एक्सेप्शनल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ऐसे नहीं करेंगे, जिंक को आगे लाएंगे, क्रोमियम को बाद में करेंगे। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सबसे ट्रेंड फॉलो करेगा, बस जिंक को क्या करना, आगे रखना पड़ेगा। आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि इसमें अगर देखा जाए जिंक, कैडमियम और मरकुरी ये एक्सेप्शनल हैं, ये अपने आप में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर किए जा सकते, क्योंकि ये फुल फिल्ड होते हैं। फुल फिल्ड मतलब क्या, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं कंसिडर करते हैं। डी ब्लॉक में होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उसके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फिर इनकम्प्लीट फिल्ड हो, तभी उसे कंसिडर किया जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हीट ऑफ एटमाइजेशन।
हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू गैसेस स्टेट बाय ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ताकि वो गैसेस स्टेट में चेंज हो कर सके, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है। 3D सीरीज के लिए क्या है, जिंक सबसे कम होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, उससे ज़्यादा मैग्नीज, स्कैंडियम, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, वेनेडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद करें। याद करना मुश्किल है लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं, जेड से जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र कोई नहीं तेरे बिना। ऐसे ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो इसे याद हो जाएगा। जाने से जिंक से जाने हो गया, मैग्नीज से मन, स्कैंडियम से सुनो, सीयू से क्यों, क्रोमियम से करती हो, एफई से फिक्र, सीओ से कोई, एन निकल से नहीं, टाइटेनियम से तेरे, वी से वेनेडियम यानी बिना। अब जो नेक्स्ट हम लोग की प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो अरेंज करने पर हम लोग को मिलता है जिंक की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा कॉपर की, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। अगर एक ट्रिक लगाया जाए तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट के, जितने ज़्यादा अनपेड होंगे उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर देखा जाए तो टाइटेनियम से जिंक की तरफ +2 दिखाता है, मतलब सभी शो करते हैं। स्कैंडियम से निकल तक +3 शो करते हैं। टाइटेनियम से +4 की तरफ निकल से +4 दिखाते हैं। +5 जो है वेनेडियम से मैग्नीज तक दिखाते हैं। +6 क्रोमियम से आयरन तक दिखाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अदर हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ इसमें +3 है, स्कैंडियम +2 भी दिखाता है, कॉपर +1 +2 भी दिखाता है, आयरन +3 +2 भी दिखाता है, मैग्नीज मैक्सिमम दिखाता है वो +7 दिखाता है, सबसे ज़्यादा दिखाता है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर्स में हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए रूट एन ब्रैकेट में n+2 लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि n क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर 0 आएगा तो डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक नेचर नहीं है, और 0 से अलावा कुछ आएगा, 1 2 3 आएगा तो वो होती है पैरामैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक नेचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम 3+ का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो 4s0 3d 3, जिसमें से n की वैल्यू 3 आई, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 की वैल्यू पुट किए, √15 आया, जो कि अपने आप में पैरामैग्नेटिक नेचर बताएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ लार्ज नंबर कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू क्योंकि छोटी साइज, हाई आयनिक चार्ज और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं कंपाउंड। जैसे आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस, जिसमें अगर कोई भी एब्जॉर्ब कलर अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी हायर एनर्जी की तरफ जाता है तो उसे हम एब्जॉर्ब कहते हैं। कोई एनर्जी आई वेवलेंथ में, हाई वेवलेंथ वाली एनर्जी आई, उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये ग्राउंड स्टेट है जो कि लोअर एनर्जी होती है। और वही जब उस सेल में नहीं रह पाता है, वापस अपनी सेल में रिटर्न होता है, तो उस एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, निकालता है। लेकिन ये एनर्जी वही नहीं होती है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग कह सकते हैं या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक एनर्जी होती है। जैसे अगर रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इमिट करेगी ग्रीन कलर, अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो रही है तो ऑरेंज कलर दिखाएगी, अगर वायलेट कलर एब्जॉर्ब करती है तो येलो कलर दिखाएगी। ये अपने आप में क्या है, विजिबल रेज है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप में कलर शो करता है। इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग देखें इंटरस्टेशियल कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर ट्रैप्ड इन द मेटल क्रिस्टल लेटिस। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में टाइटेनियम कॉपर से क्या हो गया, ट्रैप कर दिया गया। टाइटेनियम जो है हाइड्रोजन से ट्रैप कर गया, आयरन कार्बन से ट्रैप कर गया। जब ये तीनों एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं
तब उसे हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन कहते हैं, जो आमतौर पर इनके पास नॉन स्टोइकियोमेट्री प्रॉपर्टी होती है। ये वेरी हार्ड होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। इनके पास मेटेलिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जिसमें हम देख सकते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट के रूप में। आयरन को हेबर प्रोसेस यानी अमोनिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, एज अ को कैटलिस्ट मोलिडर में इस्तेमाल किया जाता है आयरन का। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए ईथीन से ईथेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और ऐसे केमिकल रिएक्शन है जैसे आयोडीन का नेगेटिव चार्जेस अगर H2O8 के जरिए रिएक्ट किया जाता है तो H2I2SO4 डाइनेगेटिव बनता है। अगर Fe3+ को आयोडीन आयन के आयन से रिएक्ट कराते हैं तो Fe2+ बनता है और आयोडीन बनता है। अगर Fe2+ को H2O8 नेगेटिव के साथ करते हैं रिएक्ट तो Fe3+ और SO4 डाइनेगेटिव बनता है। आप देख सकते हैं कि जिसे मैंने इस्तेमाल किया था एज ए कैटलिस्ट वो एज इट इज आ गया। इसका मतलब कैटलिस्ट अपने आप में क्या होते हैं, रिएक्टेंट में इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट में एज इट इज प्रोडक्ट बनाकर बाहर जाते हैं, वो खुद यूटिलाइज नहीं होते हैं। अलॉय फॉर्मेशन में अलॉय इज अ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। आमतौर पर मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर जो चीज़ें बनती हैं, कुछ मेटल प्योर मेटल मिलके एक दूसरे से क्या बनते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ब्रास, जिसमें कॉपर जिंक इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉन्ज जिसमें कॉपर और टीन इस्तेमाल किया जाता है। ये अलॉय का फॉर्मेशन हुआ। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो रही अपने आप में 12वीं रही। अब हम लोग को पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को पढ़ना है। कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है। अगर लेबोरेटरी मेथड देखा जाए तो मैग्नीज को अगर हम H2O8 डाइनेगेटिव एसिडिक मीडियम में NH+ साइन के में करेंगे तो MnO4 नेगेटिव बन जाएगा और सल्फेट बन जाएगा SO4 डाइनेगेटिव। कॉमर्शियल मेथड या फिर इंडस्ट्री मेथड में देखा जाए तो MnO2 को फ्यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइज बाय एयर या फिर पोटेशियम नाइट्रेट के जरिए रिएक्ट करेंगे तो तुरंत MnO4 डाइनेगेटिव बन जाएगा। या फिर MnO4 डाइनेगेटिव को अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कराते हैं या फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कली मीडियम में तो MnO4 नेगेटिव बन जाएगा। MnO2 को फ्यूज़ करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और ऑक्सीडाइज करें एयर या पोटेशियम नाइट्रेट से तो MnO4 डाइनेगेटिव बन जाएगा। MnO4 डाइनेगेटिव को एसिडिक मीडियम में NH+ से रिएक्ट करा जाए तो MnO4 नेगेटिव बन जाएगा और प्लस MnO2 बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन पर अगर हीट करेंगे तो K2MnO4 बनता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइएगा। MnO2 बनेगा जो ब्राउन कलर का होगा और ऑक्सीजन क्या होंगे, लिबरेट कर जाएगी। स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह बनेगा। मैंगनीज पर डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन होंगे और ऑक्सीजन और पोटेशियम जुड़े होंगे। अगर देखा जाए इस मैग्नीशियम पर तो +7 जो है ऑक्सीडेशन नंबर आती है और इस पर +6 आती है। अब ये स्ट्रक्चर जो अपने आप में क्या बना रही है, देखिए डी ट्रांजिशन की वजह से इसमें ग्रीन कलर आता है और इसमें डीप पर्पल कलर आते हैं। तो ये आपका ये कंपाउंड बने अलग अलग, जिसमें इस मैग्नीज पर +7, इस पर +6। ये अपने आप में जो है K2, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, K2MnO4 है और ये क्या है, KMnO4 है, KMnO4। तो KMnO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, K2MnO4 का स्ट्रक्चर ये होता है। इसका कलर क्यों आता है तो आप दे देंगे डी ट्रांजिशन जिसे ग्रीन कलर, और एक है अगर रीजन मेन दिया जाए तो लिगेंड मेटल ट्रांसफर थ्योरी जिसे LMCT थ्योरी कहते हैं, इसके जरिए होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी केमिकल रिएक्शन। अगर MnO4 यानी +7 अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो बेसिक अगर रिएक्शन कराया जाए तो MnO4 डाइनेगेटिव बनेगा। इसका N फैक्टर की वैल्यू आएगी वो होगा 1। अगर देखा जाए तो +7 से कितना गया, +6 में, तो N फैक्टर आया 1। MnO4 नेगेटिव यानी +7 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। न्यूट्रल और अल्कली रिएक्शन कराते हैं, MnO2 बनेगा और N फैक्टर की वैल्यू आएगी 3। +7 से 3 के बीच में कितना रेंज हुआ,
3 आया। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम कराते हैं तो Mn2+ बनता है और एन फैक्टर की वैल्यू 5 आती है। तो +7 से +2 की तरफ 5 इसका हो गया। ट्रिक याद करने का है 1 3 5 BNA बना। तो BNA मतलब क्या है अपने आप में 1 3 5 1 3 5, यानी बेसिक में दिखाएगा 1, न्यूट्रल में और अल्कली में दिखाएगा 3 और एसिडिक में दिखाएगा 5। अब हम लोग को MnO4 नेगेटिव से Mn2+ में अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, जैसे I नेगेटिव ऑक्सलेट डाई नेगेटिव, Fe2+ एसिडिक डाई नेगेटिव, NO2 नेगेटिव SO3 नेगेटिव डाई नेगेटिव और SN2+ अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या क्या बनेगा, I2 बनेगा, CO2 बनेगा, Fe3+ बनेगा, सल्फर बनेगा, NO3 नेगेटिव बनेगा, सल्फेट बनेगा, एक्सटेंशन आयंस बनेंगे यानी NO4 SN4+ बनेगा। ये सारी चीज़ें ऑक्सीडाइज करेंगे, ये बनेंगे और ये सीक्वेंस में याद करना है अगर आप एसिडिक मीडियम में अगर इसे बनानी है तो ये सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ट्रिक इस्तेमाल करिए, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। इस तरीके से आयोडीन है, आयोडीन से एक आ जाएगा, ऑक्सलेट्स को हम लोग OX, फेरस को हम लोग फिर से सल्फर, न्यू नाइट्राइट, सल्फाइड को हम लोग सॉन्ग से और एक्सटेंशन को हम लोग सुनाव से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आयोडीन को हम MnO4 नेगेटिव आयोडीन को रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में तो Mn2+ बनेगा और I2 बनेगा। न्यूट्रल और अल्काइल मीडियम में क्या होगा, आयोडीन H2O3 डाइनेगेटिव Mn2+ वाटर वाटर वाटर, यानी अल्कली मीडियम या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रल में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। इसको कैसे याद करेंगे, एक थी मैम, तो ये ट्रिक से याद रहेगा, आयोडीन थी से H2O3 मैग्नीज को हम लोग मैम ने याद कर लेंगे तो ये ट्रिक से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, FeCr2O4 यानी क्रोमेट ओर को अगर फ्यूज किया जाए सोडियम कार्बोनेट के साथ विथ ऑक्सीजन तो हम लोग को मिलेगा सोडियम क्रोमेट ऑक्साइड, जिसे हम लोग कह देंगे Na2CrO4। एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो Na2Cr2O7 बन जाएगा, जो अपने आप में क्या है ऑरेंज कलर दिखाएगा, ये अपने येलो कलर दिखाता है। Fe2O3 एज अ प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड से अगर हम रिएक्ट कराएं तो हम लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसका अपने आप में खुद का कलर कैसा होता है ऑरेंज होता है, ये कलर याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज, हीटिंग इफेक्ट, अगर K2Cr2O7 को हीट किया जाए तो K2CrO4 बनता है और Cr2O3 बनता है, जिसकी कलर होती है ग्रीन और इसका कलर होता है येलो। Cr2O7 को अगर डाई नेगेटिव को अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो CrO4 बनता है और वही उसी को हम लोग H+ यानी एसिडिक मीडियम रिएक्ट करते हैं तुरंत बन जाएगा Cr2O7, जो कि डाइक्रोमेट बनेगा। ये ऑरेंज कलर रखेगा, ये येलो कलर रखेगा। ये क्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है K2CrO4 का और K2Cr2O7 का। देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, इसमें इस बॉन्ड को अगर X माने, इसको बॉन्ड को Y माने, तो देखा जाए कि दोनों बॉन्ड अपने आप में क्या होती हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। रीजन बताएंगे रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस की वजह से इनकी बॉन्ड क्या है एक दूसरे से इक्वल है और ये कलर कैसा शो करता है, येलो कलर शो करता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें वाई कलर अपने आप में ये लोन पे रखा रहता है और ये नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाए तो डबल बॉन्ड बनेगा, इस पर 16 प्लस होगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो वाई बॉन्ड के पास अपने आप में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्स, और ये कलर तो ऑरेंज कलर शो करता है। दोनों के लिए एक सेम प्रॉपर्टी है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, LMCT थ्योरी, और ये दोनों फॉलो करते हैं, इसलिए इनका कलर ऐसा आता है, स्ट्रक्चर ऐसा आता है। नेक्स्ट हम लोग का है K2Cr2O7 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 को अगर एसिडिक मीडियम रिएक्ट करें तो Cr3+ बनेगा और एन फैक्टर वैल्यू 6 आएगी। अगर देखा जाए तो हम लोग का वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ट्रिक याद रखिए, अगर हम लोग को बनाना है तो Fe2+ Fe3+ बनेगा, आयोडीन I2 बनेगा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये सब अपने आप में ऐसे बनेंगे। फिर एक सॉन्ग सुनाओ, ऐसे आप याद कर सकते हैं, आयरन को, आयोडीन को, हाइड्रोजन सल्फाइड को, टेंशन को।
यानी टीन को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें सॉलिड आयोनिक क्लोराइड को हम लोग सॉलिड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो CrO2Cl2 बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो तुरंत बन जाएगा Na2CrO4 जो कि येलो PPT बनाएगा। PbOCH का अगर रिएक्ट कराते हैं तो तुरंत PbCrO4 यानी येलो PPT फिर से बन जाएगा। नोट, जो CCT यानी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को फॉलो नहीं करते हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे सिल्वर, टीन, लेड और मर्क्यूरी। अजी सुनो प्यार हो गया, ऐसे टाइप के अगर ट्रिक्स याद करते हैं तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चारों जो एलिमेंट्स हैं वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है ग्रीन विट्रियोल यानी FeSO4 7H2O। आप कलर याद रखिएगा, ग्रीन विट्रियोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं वाटर के प्रेशर में तो FeSO4 और 7H2O बन जाएगा। हीटिंग इफेक्ट क्या है, FeSO4 को 7H2O को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो FeSO4 बन जाएगा प्लस 7H2O बन जाएगा। और हीट किया जाए तो Fe2O3 बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएंगे। व्हाइट विट्रियोल क्या होता है, जिंक सल्फेट 7H2O को बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के प्रेस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और वाटर बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के प्रेस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और 7H2O बन जाएगा। अगर देखा जाए तो जिंक कार्बोनेट को जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट, यही कर सकते हैं ZnH2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर के प्रेस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और 7H2O बनते हैं। बेसिक जिंक कार्बोनेट इसे कहते हैं। अगर हीटिंग इफेक्ट देखा जाए तो जिंक सल्फेट को 7H2O से अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो बनता है जिंक सल्फेट 6H2O। अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो बनता है जिंक सल्फेट H2O। इसे हाई टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए तो तुरंत जिंक सल्फेट बन जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा। और 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा कर देते हैं तो जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होते हैं, लिबरेट, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी अपनी तरफ से क्या कर देता है, टूट जाता है और ऑक्सीजन और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू विट्रियोल क्या है, CuSO4 एंड 5H2O है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कॉपर को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं डायरेक्ट तो नहीं रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। वही कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर सल्फेट और 5H2O बन जाएगा। बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuSO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट में तो कॉपर सल्फेट और 5H2O बनता है। स्ट्रक्चर उसका ऐसा बनता है, आप देख लीजिए। इंडस्ट्रीज के अंदर होता है वाटर 4, ये लिखना आपको आ जाएगा अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिए हैं तो, नहीं या तो जब पढ़ेंगे तो इसको आएगा कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। SO4 बाहर होता है, 1H2O बाहर, 4H2O यहाँ पर, तो 5H2O हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का हीटिंग इफेक्ट, अगर कॉपर सल्फेट को 5H2O एक्सपोज किया जाए, एक्सपोजर में रखा जाए बाहर, तो पेल ब्लू कॉपर सल्फेट 3H2O बनेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो CuSO4 H2O बनेगा। जो ब्लूइश वाइट होता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट वाइट हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। टेम्परेचर और बढ़ा दिया 750 बना दिया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। वही से हम लोग रिएक्शन अगर हम लोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बन जाएगा। यानी हाई टेम्परेचर पर ये बनता है, 750 पर ये बनता है, वहाँ पर जिंक ऑक्साइड था और कुछ नहीं था। केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट को अगर सोडियम H2O3 के रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट, जो कि अपने आप में ये रिएक्शन होता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फिलोसोफर वुल या फिर जिसे चाइनीज़ वाइट कहते हैं, जिसे जिंक ऑक्साइड कहते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, जिंक हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड वाटर बनता है। ये 3-4 मेथड है जिसमें सब जगह क्या बनना है, जिंक ऑक्साइड बनता है। कार्बोनेट को जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड को, जिंक नाइट्रेट को, तो ये हमको हमेशा मिलेगा, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, जिंक ऑक्साइड अपने आप में वाइट होती है अगर वो ठंडा हो तब, येलो होता है जब वो गर्म होता है तब। जिंक ऑक्साइड अपने आप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और बेस के साथ करेंगे तब सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे, सोडियम जिंकेट। तो सवाल ये है कि अपने आप में जिंक, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी अपने आप में क्या होता है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड भी क्या है अपने आप में
एम्फोटेरिक ऑक्साइड माना जाता है। 7 है FeCl3 यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। FeCl3 यानी पोटेशियम थायोसाइनेट से अगर रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को ब्लड रेड यानी लाल खून दिखेगा अगर इनसे रिएक्ट करते हैं। फेरिकोलाइट को और पोटेशियम थियोसाइनेट को रिएक्ट करते हैं तो बनता है। तो पोटेशियम ब्लू ऐसे कहते हैं अगर इसको रिएक्ट किया जाए इसके साथ, तो K4FeCN6 को रिएक्ट करें तो पोटेशियम ब्लू बनता है। हीटिंग इफेक्ट देखा जाए FeCl3 को हीट करते हैं तो FeCl2 बनता है और Cl2 बनता है। स्ट्रक्चर का देखा जाए FeCl3 होल ट्वाइस का तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिससे हम कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। 2 आयरन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अपने आप में 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे। 3 2 6 क्लोरीन बन जाएंगे। FeCl3 इज अ सॉलिड फॉर्म, एक्सिडस डाइमर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक। ऑल Cu2+ हैलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडाइड जो अपने आप में क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। Cu2+ आयोडीन से रिएक्ट करते हैं तो Cu2I2 बन जाएगा और I2 बन जाएगा। लिखा Cu+ कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। Cu+ को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो Cu2+ बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा, तो ऐसे बनता है। स्टेबिलिटी यहाँ पर है, स्टेबिलिटी अगर दोनों में देखा जाए तो Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Cu+, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए पोटेशियम परमेंडिक KMnO4 की, जिसे हम आइसो स्ट्रक्चर यानी KClO4 का स्ट्रक्चर भी इसकी जैसा सेम होता है। देखा जाए ये दोनों अपने आप में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रखते हैं। मैग्नीज तीनों ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन तीनों ऑक्सीजन है और बाकी प्रोडक्ट अपने आप में सेम है, तो सिमिलर अपने आप में स्ट्रक्चर रखते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट इज 0। अगर कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए डी ब्लॉक के जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में 0 होता है। अब देख लीजिए इसका 0 वैल्यू रखे तो 400, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इन सब का भी 0 होगा। FeO3 डाइनेगेटिव आयन फॉर्म इन एल्कली मीडियम बनता है कब, एल्कली मीडियम में, जैसे FeO4 डाइनेगेटिव, Fe2O3 और ऑक्सीजन बनेगा। हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैग्नीज इन इज MnF4 वाइट ऑक्सीडाइज इन Mn2O7। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का अगर देखा जाए तो इन दोनों से कंपैरिजन किया जाए तो इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, इसका उससे कम और सबसे कम होता है वेनेडियम ऑक्साइड का। मैग्नीज एंड कॉपर कोबाल्ट अपने आप में क्या है, आयन शो कर रहे हैं, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम अपने आप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म आयोनिक मेटल ऑक्साइड। स्कैंडियम अपने आप में क्या है, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म आयनिक मेटल ऑक्साइड, ये आयनिक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, बाकी सभी अपने में। हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्साइड्स के होते हैं वो अपने आप में एसिडिक इन नेचर के होते हैं, जैसे ये हो गया और ये अपने आप में CrO3 क्या बना सकता है, CH2CrO4 और H2Cr2O7, यहाँ HMnO4 बना सकता है। V2O3 क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, अगर इसे एसिडिक में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। अपने आप में ये एम्फोटेरिक भी रखता है, अगर H+ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा। बेसिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो VO4 नेगेटिव 3 नेगेटिव बनेगा। CrO बेसिक मीडियम होता है और ये अपने आप में एम्फोटेरिक होता है। Cr+6 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है तो लेस स्टेबल होता है। मैग्नीज 6+ और जो टंजिस्टन होते हैं +6 दिखाते हैं, इनसे कंपेरिजन किया तो ये अपने आप में लेस स्टेबल दिखा देता है। Cr3+ अपने से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वाइल MoO3 जो होता है और WO3 जो होता है वो अपने आप में नहीं होता है। बियॉन्ड मैग्नीज नो मेटल हैज़ अ ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट, तो मैग्नीज छोड़कर बाकी सभी अपने आप में क्या करते हैं, ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या करते हैं, ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेशन अपने आप में सोडियम और क्रोमीन इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेशन होता है, नहीं क्रोमियम अपने आप में क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 2s2 होता है, ये याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स लगभग मैंने आपको क्या कर दिया, डी ब्लॉक को ख़त्म कर दिया, F ब्लॉक बचा है। मेक श्योर आपके नोट्स में ये सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सब्सक्राइब माई चैनल द टाइम सेवर।